इस धरती पर सच में कुछ अनोखे, सुंदर और चौंकाने वाले जीव हैं जिन पर इंसानों की नजर पड़ते ही उनके खुराफाती दिमाग में आया कि क्या हो अगर इन जानवरों को एक साथ मिला दें तो। पहलवान गाय से जंगली भेड़िए तक, सोलर एनर्जी से चलने वाले स्लग से लेकर छीले मुर्गों तक, हमारी आज की वीडियो ऐसे ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पर है। लाइगर किंग, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जंगल का राजा कौन है, लेकिन एक करीबी रिश्तेदार से उनकी गद्दी खतरे में मिली है लाइगर से। ये जनाब एक मेल शेर के फीमेल टाइगर के साथ ब्रीडिंग का रिजल्ट है। लाइगर एक भारी भरकम जीव है जो कंधे से 4 फीट तक ऊंचे और 12 फीट की लंबाई के साथ इनका वजन 544 किलो तक हो सकता है। मतलब कि एक रेफ्रिजरेटर के साइज का डबल और एक बड़े पियानो जितना भारी। इसको उलट एक प्योर नस्ल का अफ्रीकी शेर 10 फीट लंबा और 249 किलो तक वजनी हो सकता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली का टाइटल होता है लाइगर के नाम। इससे ये भारी साइज अपने माता पिता से विरासत में जीन्स के एक स्पेसिफिक मिश्रण से मिलता है। नर शेर को ब्रीडिंग अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, इसलिए उसके जीन्स उसकी संतानों में ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं ताकि इस लड़ाई में वो जिंदा रह सके। लेकिन आमतौर पर एक शेरनी के जीन्स इस ग्रोथ को रोकते हैं ताकि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। वहीं एक टाइग्रेस के जीन्स एक ही संतान पैदा करने के लिए बने होते हैं। इसका मतलब है कि वे नर शेर के ग्रोथ जीन को बच्चे में आने से रोक नहीं पाएगी, जिसका सबूत है ये भारी भरकम लाइगर। यही वजह है कि अगर आप एक शेरनी के साथ एक मेल टाइगर को ब्रीड करते हैं तो आपको टाइगॉन्स मिलते हैं, जो कि लाइगर के मुकाबले बहुत छोटा पर ज्यादा आक्रामक होता है। अफसोस की बात यह है कि जीन में बदलाव के कारण लाइगर्स और टाइगॉन को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं और वो आमतौर पर बचपन में मर जाते हैं। चूंकि शेरों और बाघों का रहन सहन नेचर में एकदम अलग होता है, इसलिए लाइगर्स और टाइगॉन सिर्फ कैदी बनकर रह सकते हैं। अभी फिलहाल इनकी तादाद दुनिया में 100 से भी कम है। ये देखते हुए कि ये जीव कितने ज्यादा बड़े और आक्रामक होते हैं, मैं तो कहूंगा जितने कम हो उतना ही बढ़िया है। पिजली पू, अब तक आप जान चुके होंगे कि हाइब्रिड जानवरों का नामकरण कैसे होता है, तो आप सही तुक्का लगा लेंगे कि ग्रोलर भालू क्या होता है। जी हाँ, ग्रोलर भालू एक दिल दहला देने वाला डरावना ग्रिजली भालू और पोलर भालू का मेल है। अगर माँ पोलर भालू हो तो, अगर आप पोलर भालू पिता हो तो बच्चे को पिजली भालू कहा जाता है। आप उन्हें जो कहें। ये 6.5 से 10 फीट लंबे होते हैं और उनका वजन 181 से 680 किलो तक हो सकता है। आपको बताते हैं कि एक ब्रिजली भालू की लंबाई 6.5 फीट तक होती है, जबकि एक पोलर भालू की लगभग 10 फीट तक। मतलब कि ग्लोलर भालू का साइज इन दोनों के बीच का होगा। दिलचस्प बात यह है कि ग्लोलर भालू बच्चे पैदा कर सकता है जिन्हें कब्स कहा जाता है। ये भैया कुछ अलग था, है ना? क्योंकि आमतौर पर हाइब्रिड स्पीशीज के जीन्स मिक्स होकर उन्हें इनफर्टाइल बना देते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स का तो पता नहीं, पर ग्लोलर भालू जंगल में मौजूद हैं और उन्हें देखा जाना आम सी बात हो गई। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि टाइगर और लायंस के उलट ग्रिजली और पोलर भालू का आर्कटिक और अमेरिका में एक जैसा रहन सहन है। ये इन दोनों के होम ग्राउंड जैसा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बाकी रीजन्स को इफेक्ट करती है। इस बढ़ते ओवरलैप और ग्लोलर भालू की संतान को पैदा करने से मैन काइंड तो बियर काइंड में बदल जाएगी भाई। ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है भैया, क्योंकि ग्लोलर्स ग्रिजलीज से ज्यादा खूंखार और साहसी भी होते हैं। अरे बाप रे, अब मजा आएगा ना कैंपिंग में बड़ू। तो आप क्या सोचते हैं कि आप दो स्पीशीज को गायब होते हुए देखकर दुखी होंगे या आप हमारे नए साइन का स्वागत करेंगे? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे कंटेंट को। अब देखते हैं कि आगे क्या है। अब तक हमें मिले लाइगर्स, टाइगॉन और पिजली, बहुत खूब। वाटर वॉल्फिन, आपको लगता होगा हाइब्रिड वाले ये हल्क जानवर सिर्फ जमीन पर पांव जमा रहे हैं। जी नहीं, बताता चलूं कि ओशन भी इससे बच नहीं पाया। इन्हें देखो, इसे वॉल्फिन कहते हैं और ये तब होता है जब एक व्हेल का टांका डॉल्फिन से फट जाए। ये तब होता है जब एक व्हेल को बॉटल नोज डॉल्फिन के साथ ब्रीड करा जाए। इससे पहले कि आप कंफ्यूजन में पागल हो जाएं तो आपको बता दें 1985 में इस वॉल्फिन को व्हेल आइनुई कहाई और माँ डॉल्फिन पुनाहेले ने होनोलुलु सी पार्क में जन्म दिया था। इसे नाम दिया गया केकाई मालू, मतलब एक शांतिपूर्ण महासागर। पर सच पूछें तो इस डरावने मुरब्बे पर यह नाम बिल्कुल सूट नहीं करता। वोल्फिन सच में भद्दे दिखने वाले जीव हैं जिनकी खोपड़ी हत्यारे व्हेल से मिल खाती है, पर पंख और नाक डॉल्फिन से। पीले दांतों की तो बात ही छोड़ दो। उनका रंग स्टील ग्रे होता है, जो ना तो पूरा माँ और ना पूरा बाप पर गया है। कई कामालू के जन्म से पहले कौन सोच सकता था कि समुद्र में इश्कबाजी चल रही है इस जोड़े में। क्योंकि पिता आइनुई कहाई 14 फीट लंबा और 907 किलो का था, जबकि माँ सिर्फ 6 फीट लंबी और मुश्किल से 181 किलो की थी। तभी कहते हैं भाई कि प्यार अंधा लंगड़ा लूला सब होता है भाई। कई कामालू जल्दी बड़ा हो गया। उसने 2 साल माँ को भी पीछे छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी है और उसने 2005 में अपने खुद के 1/4 हत्यारे व्हेल वॉल्फिन को जन्म दिया। कम ही सही, पर वॉल्फिन्स को देखा भी गया भाई। भैया ये दोनों हमारी सोच से ज्यादा करीबी निकले। ओह माय गॉड, ये हो ना ट्रू लव।
इजरायली फ्राइड गॉब्लिन्स। माना कि धरती पर कई अजीब और विचित्र जीव हैं और उनमें से कुछ बदसूरत भी होते हैं, पर वे लाइफ और रिस्पेक्ट दोनों डिजर्व करते हैं। उन्हें थोड़ा और जान लें तो वो पसंद भी आने लगते हैं, बस जब तक कि वे ऐसा ना हो। आह, इन्हें कोई मेरी नजरों से दूर कर लो मेरे भाई। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो चिकन की एक लाल बिना पंख वाली स्पीशीज है, जिसे खुद ब्रीड किया गया है इसराइल में। इस बेतुकी सी प्रजाति को नंगी गर्दन वाले मुर्गियों और ब्रॉयलर मुर्गियों से ब्रीड करके बनाया गया। भैया इन छीले लालू लाल को बनाई क्यों गया था? तो सुनिए, फार्मिंग समुदाय में ये पहले से छीली मुर्गी वर्कर्स को पंख निकलने की मेहनत से बचाती है। साथ ही साथ जब आप ऐसे पक्षियों की खेती करते हैं जो एक साथ रहते हैं तो वे ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, और ऐसे फार्म्स में मुर्गियों का ज्यादा गर्म होकर मरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई ऐसे मुर्गे दोनों ही समस्याओं को हल करते हैं। अगर आपको ये जाति लगे तो इसे सुने। किसी ने इस अजीब प्रजाति को सिर्फ पालने के लिए, आसान करने के लिए ब्रीड करवाया था, नाम तक देने की जहमत नहीं उठाई। यार सच में इंसान से गंदा जानवर और कोई है ही नहीं। अतुल्य गाय। मवेशियों की दुनिया में एक बैल था जो सच में अपने झुंड से निराला दिख रहा था, और उसका नाम था, हंसना मत, निकर। 6 फीट 4 इंच लंबा और 1270 किलो का ये बाहुबल लगभग द रॉक जितनी ऊंचाई का था, और वजन उससे लगभग 11 गुना ज्यादा। एक तरफा कंपटीशन हूँ, लेकिन इस स्टीयर के इतने बड़े साइज के बावजूद इसने मन मेड हाइब्रिड के सामने हथियार डाल दिए। यह है बेल्जियम ब्लू, जिसे कभी कभी सुपर काऊ भी कहा जाता है, जो इस पे बिल्कुल फिट बैठता है। लोहे जैसे शरीर वाले इस जीव के सामने तो सुपरमैन भी काफी फीका पड़ जाता है। इस सुपर काऊ की लंबाई कंधे से भले ही 5 फीट हो, लेकिन ये 1270 से भी ज्यादा वजनी होते हैं। इसका मतलब है कि निकर्स के मुकाबले ये बहुत ज्यादा बॉडी वेट कम साइज पर होते हैं, जैसे ये बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसे दिखते हैं। इस प्रजाति को अस्तित्व में 19वीं शताब्दी में लाया गया था, जब इस पालतू बेल्जियम मवेशी को इंपोर्टेड ब्रिटिश शॉर्ट हॉर्न बैल के साथ ब्रीड किया गया था। ये पाया गया कि इन गांवों में ज्यादा मांसलता विशेषता होने की संभावना थी, जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया। ये कसाई के लिए मानो एक वरदान था, क्योंकि बेल्जियम ब्लू एक आम गाय की तुलना में 80% ज्यादा बीफ देता है। इतना फायदेमंद साबित होने के बावजूद लोगों का मानना है कि इन काउज की ब्रीडिंग अनएथिकल है। वजह है कि इन गायों का भारी शरीर उन्हें घूमने फिरने और आरामदेह जिंदगी नहीं जीने देता। भैया ये बेल्जियम ब्लू तो बैल कम और बॉडी बिल्डर ज्यादा दिखता है, जो घास नहीं पाउडर खाता है। वुल्फ डॉग जैसा भूखा। भले आपके कुत्ते ने आपका जीना आराम कर रखा है, पर शुक्र मनाइए कि एक भेड़िया कुत्ते से आपका पाला नहीं पड़ा। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कुत्ते आम पालतू कुत्तों के साथ भेड़ियों की ब्रीडिंग का रिजल्ट हैं। भेड़ियों और कुत्तों की नस्लों के बीच ब्रीडिंग सफल होने की ज्यादा संभावना तब है जब वो पहले से ही भेड़ियों जैसे हों, जैसे कि हस्कीज, जर्मन शेफर्ड और मैलाम्यूट। वुल्फ डॉग खासा जंगलों में नहीं पाया जाता, क्योंकि भेड़िए आमतौर पर टेरिटोरियल होते हैं और अपने छोटे पैक के अलावा बाहरी जीवों पर भरोसा नहीं करते। वुल्फ डॉग स्वभाव में जंगली होते हैं और आम कुत्तों से कम प्रेडिक्टेबल भी। जब आप इनके बारे में सोचते हैं तो ये समझ में आता है कि आखिरकार कुत्ते भी भेड़िया ही थे, जिन्हें इंसानों ने सदियों से खास तरीकों से शांत और कंट्रोल करने के लायक बनाया। तो एक भेड़िए के साथ ब्रीडिंग करके आप बस उस कड़ी मेहनत पर पानी फिर रहे हैं जो उन्हें पालतू बनाने पर की गई है। वुल्फ डॉग का वजन 54 किलो तक हो सकता है और ये 3 फीट तक मापे जा सकते हैं। औसतन उन्हें भेड़ियों जितना लंबा बनाता है ये, बस थोड़ा सा कमजोर। पर भूल कर भी बेवकूफ ना बने, इन हाफ जंगली शिकारियों को एक ही जंप में 8 फीट से ज्यादा कूदने के लिए जाना जाता है। भेड़ियों के साथ उनकी करीबी का मतलब ये भी है कि वे आम अनाज से ज्यादा कच्चे मांस को खाना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ प्यारे और दोस्ती के काबिल हो सकते हैं, पर उनके स्ट्रेंथ और अनप्रेडिक्टेबल नेचर को ध्यान में रखकर उन्हें पालने की सोचना भी मत। तो अगर कभी ये फ्री भी मिले तो इसके बजाय खर्चा करके चिहुआवा को ले लेना भाई। सर्वल ऑप्शंस। अब जंगली भेड़ियों से जिज्ञासी बिल्लियों की तरफ चलते हैं, अगले क्रिएटिव कपल के साथ। ये सर्वल एक दिलचस्प बिल्ली है जो कि अफ्रीका की कम फेमस शिकारी बिल्लियों में से एक है। हालांकि बड़ी बिल्लियों के मुकाबले एक सर्वल के पास 2 फीट लंबा कद, 18 किलो से कम वजन और होता है एक सिर, जो उसके शरीर के हिसाब से थोड़ा छोटा दिखता है। इस साइज में ये बिल्ली इतनी छोटी है कि इससे परेशान ब्रीडर्स ने उसकी मेटिंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। ये छोटी टैब भी एक सवाना बिल्ली है जो एक आम रोजमर्रा की बिल्ली के साथ एक सर्वल की ब्रीडिंग का रिजल्ट है। ये पतली सवाना बिल्ली आपके आम बिल्ली से थोड़ी लंबी है, लगभग 1.5 फुट लंबी, जिसमें सर्वल की अलग अलग स्ट्राइप्स के धब्बे उसके फर हैं। इस खास आउटलुक ने सवाना बिल्ली को एक लोकप्रिय पालतू जीव बना दिया, जबकि ये आम बिल्लियों की तुलना में ज्यादा टेरिटोरियल और आक्रामक है। एक सवाना बिल्ली मालिकों और दूसरे पालतू जानवरों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और इन्हीं वजहों से इसे पालना अवैध है। हवाई और जॉर्जिया जैसे कुछ अमेरिकी राज्यों में सर्वल को कैरिकल्स के साथ ब्रीड किया गया है, जो भारत और अफ्रीका में पाई जाने वाली एक सुंदर देखने वाली बिल्लियां हैं। कैरेकल्स मोटे तौर पर सर्वल्स के सेम साइज की होती हैं और भले ही उनके रहने की जगह सेम हो, ये कारवाल या सर्विकल हाइब्रिड बहुत ही ज्यादा रेयर है, जिन्हें सिर्फ कैद में देखा गया है। भले ये कितनी भी प्यारी लगें, पर याद रखें इनकी चालाकी पर ही लाखों मुहावरे बने भाई।
लिविंग लेटर्स। याद है जब आप छोटे थे और माँ कहती थी जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे। खैर ये हमारे लिए सच ना हो, लेकिन ये पक्के तौर पर इन छोटे सांप पर फिट बैठता है। तो मिले ग्रीन सी स्लग या ईस्टर्न एमराल्ड एलिसिया से। शो ऑफ कहीं का। ये बेदाग गैस्ट्रोपॉड यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी तट पर पाया जा सकता है और लगभग 2.5 इंच लंबा हो सकता है। तो ये हाइब्रिड कैसे बना? खैर इस लचीली प्रजाति ने सदियों से इतना ज्यादा एल्गी को निगला है कि इसने खुद से क्लोरोफिल का प्रोड्यूस करने की क्षमता डेवलप कर ली है, जिससे ये आधा स्लग और आधा पौधा बन गया है। क्लोरोफिल वो सब्सटेंस है जो पौधों में सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलने में हेल्प करता है, जो इस हरे समुद्री जीव को दुनिया का पहला सोलर पावर्ड स्लग और साथ ही पहला अजीब पौधे पशु का हाइब्रिड बनाता है। समझने के लिए इस स्लग को हाइब्रिड जानवर को आप एक हाइब्रिड कार मान लें। जैसे हाइब्रिड कारें गैस और बिजली दोनों के मिश्रण पर चल सकती हैं, बस समुद्री स्लग भी वैसा ही करते हैं, पर ये गैस और बिजली नहीं बल्कि भोजन और सोलर पावर से चलता है। सही है गुरु। ऐसे तो ये अगले 20 सालों में बैटरी पर चलना शुरू कर देगा। खतरनाक जगलायंस। जगुआर और शेर दोनों एक ही सिक्के के दो खूबसूरत से पहलू हैं। शेर मस्कुलर बीस्ट होते हैं जिनमें नर का वजन आमतौर पर लगभग 190 किलो होता है, जबकि जगुआर 118 किलो के औसत में थोड़े दुबले होते हैं। फिर भी वे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली हैं और शेर की तुलना में ज्यादा खतरनाक और चालाक शिकारी हैं। दोनों बिल्लियां अव्वल शिकारी हैं, मतलब वे अपनी फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। शेर बड़ी भैंस का शिकार करते हैं जबकि जगुआर अमूमन तेज कैमल का शिकार करते हैं। इमेजिन कीजिए ये दो भयानक शिकारी मिलकर संतान पैदा करें। अब इसको स्टेल्थ मोड में देखें। ये दो बिल्लियां जहजारा और सुनामी, और वे शेरनी लोला और काले जगुआर डियाब्लो की संतान हैं जो कि बियर क्रीक सेंचुरी में हैं। चूंकि शेर मुख्य रूप से अफ्रीका में घूमते हैं और जगुआर मुख्य रूप से अमेज़न में घात लगाते हैं, तो ये दुनिया में एकमात्र जगलायंस हो सकते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जहजारा को अपने पिता के मेलानिस्टिक जीन विरासत में मिले हैं, जिसका मतलब है कि इसके पास पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स की भरमार है जो उसे काला रंग देते हैं। साथ ही साथ जहजारा अपने जगुआर पिता से भी कुछ लेता है, वो है उसके जैसे रात के समय देख पाना, जो उसे चुपके से शिकार की खतरनाक मशीन बना देता है। उसके गहरे रंग और शेर की तगड़ी मांसपेशियों के साथ, मैं तो भाई कहूँगा 100% कह सकता हूँ ये बात, उसके जैसे शिकारी जंगल में दूसरे कोई नहीं होंगे। जहजारा और सुनामी आज भी अपने माता पिता के साथ बियर क्रीक में रहते हैं। ये फैमिली बेजोड़ है। जरा सोचिए कभी इन लोगों में बहस छिड़ जाए तो क्या होगा। अभी तक मुझे लगता था कि हमारे घर की चूहे बिल्ली वाली लड़ाई सबसे डेंजरस है। ब्लैक टिप का आतंक। मैं शर्त लगाता हूँ अगर आप समुद्र में तैर रहे हैं और शार्क के पंख पानी के ऊपर दिख जाएं तो आपके पानी में पसीने छूटने लग जाएंगे। खैर मैं बस यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि अगर उस शार्क फिन के ऊपर थोड़ा काला टिप हो तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई ब्लैक टिप शार्क मुख्य रूप से गर्म जलवायु में रहती है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, और इसे पंखों पर छोटे काले टिप से पहचाना जा सकता है। ये शार्क लगभग 5.2 फीट लंबी, माना किसी भी साइज की शार्क डरावनी होती है, लेकिन कंपेयर करें तो ये इतनी बड़ी नहीं है। हालांकि रेगुलर ब्लैक टिप शार्क आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया से 1000 मील से ज़्यादा दूरी पर रहती है। वैसे तो 6.6 फीट तक ये बढ़ती हैं, लेकिन वो 8 फीट तक बड़े होने के लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ज्यादा चिंतित होना चाहिए कि उनकी ये ब्लैक टिप शार्क बड़ी नस्ल के साथ हाइब्रिड बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के एक ग्रुप ने उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई तट से जरा दूर एक नहीं दो नहीं बल्कि 57 हाइब्रिड ब्लैक टिप शार्क की पहचान की। ये थ्योरी है ग्रोलर भालू की तरह हाइब्रिड ब्लैक टिप बदलते क्लाइमेट और रहने की जगह के फैलाव का रिजल्ट हो सकते हैं। ये ज्यादा चिंताजनक है इसलिए क्योंकि आम ब्लैक टिप्स इंसानों को काटने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों में कदर मचाने के लिए घातक जानवरों की कोई कमी थी भाई। ओह डॉग। कभी कभी रिश्ते निभाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आपके व्यक्तित्व में टकराव हो सकता है, आप भविष्य के लिए अलग चीजें चाहते हैं, या आप में से एक का साइज दूसरे से 22 गुना हो सकता है। क्या? चलिए मिलते हैं अगले राक्षस से। ये है ची डेन डेन। अगर आप नामकरण के तरीकों पर ध्यान और कुत्तों की नस्ल के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे यकीन है कि आपकी आंखें चकराने लग गई होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक औसत ग्रेट डैन 30 से 34 इंच लंबा और इसका वजन 91 किलो तक हो सकता है, जबकि एक चिहुआहुआ 6 से 9 इंच लंबा और इसका वजन सिर्फ 0.5 से 3 किलो तक होता है। जरा देखो ये कैसे साथ में दिखते हैं। पिछले कई एग्जाम्पल्स की तरह खुराफाती ब्रीडर्स इस कहानी के विलन हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में एक नर डैन को मादा चिहुआहुआ के साथ ब्रीड कराने की कोशिश की। अरे बाप रे। इसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन नन्हा चिहुआहुआ बड़े बच्चे को गर्भ तक में नहीं ले पाया। आखिरकार ब्रीडर्स को होश आया और एक नर चिहुआहुआ और मादा डेन में संभोग हुआ। शायद सीढ़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। सिर्फ भगवान जानता है कि क्यों, पर ची डेन डेन का जन्म हो गया। कभी कभी इज्जत से इसे मैक्सिकन कुत्ता कहा जाता है। भाई ये नस्ल बड़ी अजीब है। इसका एक लंबा शरीर और छोटे ठूंठदार पैर हैं। एक बड़ा ज़िर है जो ग्रे हाउंड के आकार का है। कुत्तों को वफादार और मिलनसार माना जाता है, जो आमतौर पर चिहुआहुआ के आकार से दोगुने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन से बहुत छोटे रह जाते। माना ये कुत्ता
बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने ब्रीडर्स की बुद्धि गई थी तेल लेने, जो जानना चाहते थे कि वो कर सकते हैं या नहीं। बस बेवकूफ़ों को ये ध्यान नहीं आया कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। या आई एम लेजेंड फिल्मों की माने तो गॉडजिला को समुद्र के तल पर बसे रहना था, लेकिन इस अगले जीव को देखकर मुझे लगता है कि वो जमीन पर आ गया। ये है याई, और ये एक बहुत ही खास मगरमच्छ है। याई दुनिया का एकमात्र हाइब्रिड मगरमच्छ है। इसके माता पिता खारे पानी के मगरमच्छ और श्याम देश के मगरमच्छ है, लेकिन ये अकेला रिकॉर्ड नहीं है जो उसके नाम है। आप देखेंगे कि याई इज अ बिग गाय। जरा बगल के बाकी मच्छरों को देखें। साल 2000 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे कैद में रखा, दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ घोषित किया, जो 19 फीट 8 इंच लंबा और 1200 किलो से ज्यादा वजन का था भाई। मतलब एक जिराफ जितना लंबा और एक बड़ी गाय से लगभग दोगुना भारी। इतना ही नहीं, यह तब से जाहिरा तौर पर और बड़ा हो गया, और कुछ खातों की तो माने कि वो अब 21 फीट लंबा हो चुका है। अक्सर पहली पीढ़ी के हाइब्रिड जानवर अपने माता पिता के साइज की तुलना में बड़े हो सकते हैं। इसे हाइब्रिड विगर कहा जाता है, और इससे पता चलता है कि याई के इतने बड़े होने का राज क्या है। यह हैरानी की बात है कि याई 21 फीट तक बढ़ गया। मेरा मतलब है ज्यादातर मगरमच्छों के पास सिर्फ 4 होते हैं। वो डम TSH भाई, मैं तो इसे बाहर से ही देखूंगा। मान पेग। अब तक हमने जितने हाइब्रिड को देखा है उनमें अलग प्रजातियों के सिर्फ 2 माता पिता थे, लेकिन ये अगला जानवर उन लालची इंसानों की पैदाइश है जो हाइब्रिडाइजेशन पर काम कर रहे हैं और रिजल्ट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। 2019 में चीन में वैज्ञानिकों ने एक बंदर के जीन को एक सुअर के साथ ब्रीड करवाया लैब एनवायरनमेंट में, जिससे दुनिया का पहला मंकी पिग बना। ये पिगलेट पूरी तरह से नॉर्मल दिखते थे। उनके जीन का एक छोटा सा हिस्सा सिनोमुलगस बंदरों से आया था, जिन्हें केकड़े खाने वाले मकाक भी कहते हैं। ब्रीडिंग का मकसद वो सुअर बनाना नहीं था जो केकड़ों को खाना पसंद करे, बल्कि ये बस जीन के हेर फेर के हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। वो ऐसा इस उम्मीद में करते हैं कि जानवरों में ह्यूमन ऑर्गन्स डेवलप कर सकें ट्रांसप्लांट करने के लिए। पर इंसानों को बहुत कुछ सीखना बाकी भाई, क्योंकि 2 बंदर सुअर के जन्म के 1 हफ्ते बाद वो मर गए। लेकिन प्रयोग पूरा बेकार नहीं गया। बंदर के DNA को एक फ्लोरोसेंट प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि सेल्स को सुअर के पार्ट, लंग्स और स्प्लीन में आसानी से ऑब्जर्व कर सके। अगर आपको ये बात थोड़ी खौफनाक लगती है तो सुनिए, ये सिर्फ जीन बर्ग की एक शुरुआत भर है भाई। पिग मन की सवाल, बंदर, सुअर और इंसान में क्या कॉमन है? आंसर ये सब हेरफेर किए जाने वाले अगले जीन बुफे का हिस्सा हैं। साल के इंस्टीट्यूट वैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जो जेनेटिक हेरफेर की हमारी समझ को बढ़ाने के प्रयास में कड़ी मेहनत कर रहा है। उनका इकलौता लक्ष्य ऊपर बताए गए चीनी वैज्ञानिकों जैसा ही है, एक पशु डोनर्स के अंदर मानव अंगों को डेवलप करने में सफलता पाना। हालांकि साल के इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टेप्स स्किप कर दिए। सुअरों में बंदर के DNA के साथ शुरुआत करने के बजाय उन्होंने सीधे सुअरों में इंसानों के DNA को चुना। मानव सेल्स को एक सुअर के भ्रूण के साथ मिला दिया गया, जिसे एक सुअर ने 3 से 4 सप्ताह तक संभाला। इसके बाद एम्ब्रियो को हटा दिया गया ताकि इसकी स्टडी डिटेल में की जा सके। जाल को बड़ा करते हुए साल्क इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी ही स्टडी दूसरी तरफ की, जिसमें मानव सेल्स को रीजस मैकाक बंदर के एम्ब्रियो में रखा गया था। इस भ्रूण को डेवलप होने के लिए और भी कम समय दिया गया, बस 1-2 हफ्ते का। तकनीकी रूप से ये भ्रूण काइमेरा थे, ना कि हाइब्रिड, क्योंकि जीव केवल एक प्रजाति थी जिसके अंदर दूसरे का DNA था, ना कि 50-50 बटी हुई क्रॉसब्रीड। इंसान और जानवर के DNA को मिक्स करना कंट्रोवर्शियल है, तो अमेरिका इसे पब्लिकली फंड नहीं कर सकता था, इसलिए सभी फंडिंग निजी डोनर से आई। वो अरबपति जो उड़ने वाले बंदरों को एक रियलिटी बनाना चाहते थे। इन सभी टेस्ट के रिजल्ट से ये साबित होता है कि आर्टिफिशियल ऑर्गन ग्रोथ के अंगूर अभी हमारे लिए खट्टे ही हैं भाई। पिग और इंसान भ्रूण की स्टडी में हर 1 लाख सेल्स में से सिर्फ एक ही मानव था, जो कि 0.00001% हुआ। इसका मतलब यह है कि अभी भले ही अंगों को डोनर जानवरों में उगाया जा सकता है, पर उनमें इतना कम इंसानी DNA होगा कि उन्हें इंसान कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन 2020 में अब तक का सबसे गैर इंसानी मानव जापान में बनाया गया था। रिसर्चर्स एक चूहे के भ्रूण को रिकॉर्ड करने में सफल रहे, जिसमें 4% इंसानी सेल्स थे। भले ये बेहद प्रभावशाली है, पर इसका पूरा फल मिलने में अभी सदियां लगेंगी। ये बहुत ही अजीब है भाई। वो आखिरी वाला सच में बहुत डरावना था। आप क्या सोचते हैं, क्या मानव पशु का मिक्सचर हमारा भविष्य है? क्या हाइब्रिडाइजेशन कूल है या एकदम बेकार? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। देखने के लिए शुक्रिया।